हेलो बच्चों, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा। नाम तो सुना ही होगा, है ना। मैं आज आपके साथ आरटीपी के अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स। तो बच्चों, रिविजनरी टेस्ट पेपर मई 2020 आ चुका है और उसके थ्रू एक कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो जाती हैं। वो नोटिफिकेशन जो 31 अक्टूबर 2019 तक आती है। हाँ जी, एग्जाम से 6 महीने पहले। तो आओ जरा देखें, उन नोटिफिकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो नोटिफिकेशंस क्या है, और एक बारी फटाफट रीडिंग करते हैं कि क्या वो नोटिफिकेशंस आई हैं। आओ, आरटीपी मई 2020 जिसकी एनालिसिस मैं आपके साथ आज करने जा रहा हूँ, इसके अमेंडमेंट जो होते हैं वो नोटिफिकेशंस अप टू 31 अक्टूबर 2019 तक के होते हैं। एक और बात, ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सीए बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, सीएस वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है और सीएमए वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल। तो कोई ये नहीं सोचे कि सिर्फ सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल। तो इंट्रोडक्शन टैक्स रेट्स बच्चों, जब सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग करते हैं टैक्स रेट्स वाला इंट्रोडक्शन, उस टैक्स रेट्स में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों ने बजट 2019 में किया भी होगा, सरचार्ज का रेट नया आया था। सरचार्ज का रेट बजट 2019 में क्या, अगर नेट इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा 10%, 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा 15%, 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा 25% और 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा 37%। ये हम लोगों ने पढ़ा था रेट सरचार्ज का, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपीबीआई और एजेपी के लिए। याद आए बच्चों? अब जो है हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये, इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई और अमेंडमेंट क्या है आओ जरा देखें। केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। बच्चों याद है सेक्शन 111A? ये स्पेशल सेक्शन फ्लैट रेट वाले सेक्शंस होते हैं। इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वैसे तो बच्चों स्लैब रेट लगता है, बट 111A वाला जो है वो फ्लैट रेट होता है। सबको रेट याद है बच्चों? सेक्शन 111A में कितना रेट लगता है? 15%। बच्चों, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे और उसके बेचने पर आपने एसटीटी पे किया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो आपको टैक्स का रेट जो लगेगा वो सिर्फ मात्र 15% लगेगा, फ्लैट। ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक 112A में भी पढ़ा था हम लोगों ने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो सेक्शंस पढ़े, एक 112 होता है और एक 112A। जो 112A था वो था इक्विटी शेयर्स के लिए और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए। सर, इन दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो इस पर 1 लाख रुपए से ज्यादा वाला जो अमाउंट होगा उस पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ जी, पहले ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स पर एग्जेम्प्ट होता था, बट अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2018 के बाद से इसके ऊपर पॉइंट निकाला। 1 फेब 2018 से कह सकते हैं कि अब से इसके ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है। तो 112A कहता है कि अब इसके ऊपर कितना रेट लगेगा? 10% लगेगा 1 लाख रुपए से ऊपर वाले अमाउंट पे। सो सपोज करते हैं 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 112A वाला, तो 4 लाख पर टैक्स लगेगा कितना? 10%। गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है सरचार्ज का रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द सरचार्ज रेट ऑफ 25 एंड 37%। किसके लिए? इनके ऊपर। इनके ऊपर मतलब अगर मेरी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना लगाएगा बताओ? 10% ही लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15% लगेगा। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगना चाहिए था? 25। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37। गवर्नमेंट ने कहा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ रिलीफ दे दिया और कहा 25 और 37% के जो सरचार्ज वाले हैं वो इस 111A पे और 112A पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैक्सिमम रेट सरचार्ज का 111A में और 112A में चाहे जितनी मर्जी इनकम हो, कितना रहेगा? 15%। यानी 10 और 15% एप्लीकेबल है, बट 25 और 37% एप्लीकेबल नहीं है। किनके लिए? 111A के लिए और 112A के लिए। अब मुझे जरूर पता है कि इसके बारे में जरूर कुछ कंफ्यूजन होंगी, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। आओ जरा देखें। ये एग्जांपल्स आरटीपी में भी मिल जाएंगे बेटा, बट आरटीपी में सॉल्व नहीं किए, मैंने सॉल्व करके बताए हैं। फिर देखें जरा। मान लो एक मिस्टर एक्स है जिसकी एज 46 ईयर्स है, उसके पास कुछ इनकम्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A 30 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A 25 लाख रुपए का, और अदर इनकम्स है 40 लाख। अगर मैं इन तीनों को टोटल कर दूं तो ये 95 लाख रुपीस बनता है बच्चों। 95 लाख रुपीस पे मुझे टैक्स देना है, बिल्कुल देना है। क्या सरचार्ज लगेगा? हाँ जी लगेगा। सरचार्ज कब लगता है? जब 50 लाख से ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, टोटल इनकम चेक करना चाहिए सरचार्ज के लिए या
अदर इनकम देखनी चाहिए, टोटल इनकम देखनी है। सरचार्ज के लिए टोटल इनकम देखनी है, सरचार्ज के लिए टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या रेट लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा। समझ में आ गई बात? आओ जरा देखिए कैसे कैसे टैक्स निकालेंगे। ये देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, 15% फ्लैट। 20 लाख रुपए के ऊपर 15% कितना बनता है, 4.5 लाख रुपए। कोई डाउट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 10%, तो 25 लाख रुपए के ऊपर नहीं, बट 25 में से 1 लाख हटा के, क्योंकि मैंने बताया 1 लाख से जो बियॉन्ड अमाउंट होता है उसके ऊपर 10% लगता है, तो 24 लाख पे 10% इज 2,40,000। इसके अलावा आपका अदर इनकम, जो बाकी की इनकम दी है, कितनी दी हुई है, 40 लाख रुपए। उस 40 लाख रुपए पर स्लैब लगा देंगे बच्चों। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5, उसके अगले 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। टोटल अमाउंट बन जाएगा 10,12,500, यानी 10,12,500। ये टोटल कर दो तीनों को, 17,02,500। अब सरचार्ज लगाने की बारी आ रही है। तीनों पे सरचार्ज क्या लगेगा बच्चों, सरचार्ज लगेगा सेम 10%। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है। ये देखो, समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं 4%, ये तो आप लोग जानते ही हैं, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। सेस लगता है टैक्स प्लस सरचार्ज पे, यस या नो? बिल्कुल सही बात है। आओ जरा एक और क्वेश्चन देखें। मिस्टर एक्स, जिसकी उम्र 46 इयर्स है, हैज द फॉलोइंग इनकम्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 65 लाख, अदर इनकम्स दी हुई है 50 लाख की। टोटल इनकम कितनी हो गई, 1.75 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। बट अगेन 2 करोड़ से कम है, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, 2 करोड़ से कम है तो क्या होगा, सरचार्ज लगेगा कितने वाला, 15% वाला। तो देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 60 लाख पे तो 15% का फ्लैट रेट लगा देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65 लाख, इस पर भी 10% फ्लैट रेट लगा देंगे 64 लाख पर, और अदर इनकम पे तो स्लैब लग जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सरचार्ज लगाना होगा। जब सरचार्ज लगाएंगे तो कौन सा लगेगा, तीनों पे 15%। कोई डाउट? तीनों पे 15% लगेगा, है ना, क्योंकि टोटल इनकम 2 करोड़ से कम है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पॉइंट। मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग इनकम। अब मैंने थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 54 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 55 लाख रुपए, अदर इनकम्स दी हुई है बच्चों 3 करोड़ रुपए की। टोटल इनकम है 4 करोड़ 9 लाख रुपए। अब आपको बताना है इस 4 करोड़ 9 लाख रुपए पर इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, क्या आएगा। ये देखो, 4 करोड़ 9 लाख टैक्स लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए 54 लाख रुपीस पर 15% लगा देंगे। कोई डाउट? 54 लाख रुपीस पे 15% लगा देंगे, वो तो ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 54 लाख पे 10% लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 10% लगता है। बिल्कुल सही बात है सर, समझ में आ गया सर हमें। देखो, बाकी की इनकम है 3 करोड़, टोटल इनकम कितनी है, 4 करोड़। अब 4 करोड़ मतलब 2 करोड़ से ज्यादा, तो सरचार्ज का रेट सर हम लोगों ने 2 करोड़ से ज्यादा के लिए 25% पढ़ा है बेटे। बट वो 25% वाला सरचार्ज 111 ए और 112 ए के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब ये है, जब टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर जाए बच्चों, तो अब हमें क्या देखना चाहिए, अदर इनकम्स। सिर्फ अदर इनकम्स देखनी चाहिए, यानी एसटीसीजी 111 और एलटीसीजी 1128 को छोड़ देना। अदर इनकम्स कैन भी कुछ भी, पीजीबीपी, सैलरी वगैरह कुछ भी। तो अदर इनकम 3 करोड़ रुपए की दी हुई है। अब चेक करेंगे 3 करोड़, क्योंकि उस पर बेटा देखो 54 और 55 पे तो मैक्सिमम रेट कितना है, 15। तीनों को मिला के 15% तो इस पे लगा ही सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते। चलो, इन दोनों का सरचार्ज तो फिक्स हो गया। जब हम बात करते हैं अदर इनकम्स की, तो इस पे कौन सा सरचार्ज लगाएंगे, तो इसके लिए इंडिविजुअली चेक करेंगे, इसी का चेक करेंगे, एक्सक्लूडिंग अबव 2 इनकम्स। तो क्या होगा, आपने चेक किया 2 करोड़ से ज्यादा है, बट 5 करोड़ से कम है 3 करोड़, बट 2 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 25% लगेगा इस पर सरचार्ज। आओ जरा चेक करें कैलकुलेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 54 लाख पर 15%, 8,10,000 रुपए आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 54 लाख पर 10%, 5,40,000 आ रहा है। और अदर इनकम्स 3 करोड़ रुपए की है। उस 3 करोड़ पे मैंने स्लैब लगा दिया बच्चों, आप लोगों को पता ही है स्लैब। तो इस तरीके से स्लैब लगाने के बाद आपका टैक्स आ रहा है 88,12,500। तीनों को टोटल किया, तीनों के ऊपर सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज जब लगाने की बारी आ रही है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला जो सरचार्ज है वो तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15%। तो उन दोनों का टैक्स निकाला, उन दोनों का टैक्स का टोटल कर दिया, 8,10,000 प्लस 5,40,000, 8,10,000 प्लस 540, यानी टोटल 13,50,000 पर आपने सरचार्ज लगाया। कितना लगाया, 15%, 2,02,500। बाकी का जो 88,12,500 है, उस पर सरचार्ज लगाया 25%। समझ में आती है बात?
लगाने के बाद टोटल किया और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेस ऐड करते हैं, टैक्स लायबिलिटी आ गई है 1,30,70,850। समझ में आ रही है बात? आओ जरा एक और एग्जांपल की तरफ देखें। मैंने बोला मिस्टर एक्स है, वही पर्सन है। स्लैब रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए आपको दिया हुआ है 50 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए दिया है 65 लाख, और अदर इनकम दिया 6 करोड़ की। 1 करोड़ की अदर इनकम दी हुई है बच्चों। 7.15 करोड़ टोटल इनकम है। तो 50 लाख पे टैक्स का रेट 15%, सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। क्यों? क्योंकि इसका तो मैक्सिमम रेट 15% ही हो सकता है। फिर 65 लाख 10% टैक्स का रेट लगेगा और 15% सरचार्ज का लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अदर इनकम्स की बात करें 6 करोड़, जो कि 5 करोड़ से भी ज्यादा है, तो इस पर तो सरचार्ज कितना लगेगा? 37%। बाकी लगता तो टैक्स रेट स्लैब रेट लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जरूर नोट करना। Checking surcharge rates applicability, we need to check the total income exceeds 50 lakh or 1 crore, but up to 2 crores. सरचार्ज का रेट पता लगाने के लिए कि कौन सा रेट लगेगा, उसके लिए आपको ये देखना जरूरी है कि अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से कम है या ज्यादा है। अगर 2 करोड़ से कम है तो सरचार्ज का रेट 15% लगेगा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो। और अगर 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो आपका सरचार्ज का रेट 10% लगेगा सारी इनकम पर। बट अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, टीसीजी 111 ए और एलटीसीजी 112 ए, इन दोनों के ऊपर वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। सरचार्ज 25 और 37% एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए उस केस में आप लोगों को सिर्फ अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, उन इनकम्स को छोड़ के बाकी की इनकम्स को देखना है कि वो 2 करोड़ से ज्यादा है या नहीं। अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है बाकी की इनकम्स, तो उसके ऊपर हम लोग सरचार्ज लगाएंगे। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। समझ में आ रही है बात? और उनके ऊपर तो 15% ही लगाएंगे। तो ये बात होती है क्लियर। जो जरा आगे कौन सी अमेंडमेंट आई, बड़ी एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है बच्चों पीजीबीपी चैप्टर में। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट गेन्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली 2019 में 30 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के लिए, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, आपको पता होगा रिसेंट उस टाइम पर कुछ पॉल्यूशन के ऊपर बहुत इश्यूज चल रहे थे। आज का इशू कोरोना वायरस है, बट पहले का टाइम पॉल्यूशन का बहुत इशू चल रहा था। अब पॉल्यूशन के इशू की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सारे कंपनीज को अपना पुराना स्टॉक निकाल देने दो। 1/4/2020 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने के लिए बोला गया, और 1/4/2020 के बाद से इनफैक्ट उन्होंने बोला नई इंजन वाली व्हीकल्स यानी BS6 इंजन मार्केट में आएगा। तो BS4 इंजन जो है उसको बंद करना है, खत्म करना है। तो फिर एक ही तरीका था, जो ऑटोमोबाइल कंपनी ने, उन्होंने कहा कि सर ये तो बहुत गलत बात है, आप लोगों ने ये तो बोल दिया, बट अब एकदम से स्टॉक कैसे क्लियर करें? तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग कुछ करते हैं। तो उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ाने की बात कर दी कि जो भी खरीदेगा उसको डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा देंगे। तो इससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो लोग खरीदेंगे। तो खरीदने के लिए एंकरेज किया, मोटिवेट किया, ठीक है, और ये स्टॉक क्लियर हो जाए लोगों का, कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्रीज किया? मोटर बसेस, लॉरीज, टैक्सेस यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अगर मैं बिजनेस करता हूं, हायर पर देने का मतलब मैं बसेस चलाता हूं, टैक्सेस का काम है, और अगर मेरा काम है वो, तो ऐसे केस में 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर मैंने एक्वायर किया है, तो मुझे डेप्रिसिएशन का रेट बच्चों 45% मिलेगा। बहुत ही बढ़िया डेप्रिसिएशन रेट है, क्योंकि अगर ये डेट निकल जाए 31 मार्च 20 के बाद खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन का रेट 30% ही रहेगा। तो इस पीरियड में खरीदने पर 45% का केस आया था, जो कि ये डेट निकल चुकी है, 31 मार्च 20 खत्म हो चुका है। मोटर कार की बात करें तो मोटर कार अदर देन दोज यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, जो हायर के लिए हैं, जो बिजनेस के लिए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा की मोटर कार की बात करें तो उन मोटर कार्स के लिए गवर्नमेंट ने 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 जो भी एक्वायर और पुट टू यूज होंगे उस पे डेप्रिसिएशन का रेट बताया गया 30%, और इस पीरियड के बाद से डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा 15%। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये मोटर कार अदर देन दोज यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो वो जो बिजनेस करते हैं उसका किराए पर देने वाला, उनको छोड़ के अगर मैं मोटर कार अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा हूँ तो मैं उस पर डेप ले सकता हूँ, और बिजनेस में 30% का डेप ले सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया। आफ्टर अब पीरियड डेप्रिसिएशन का रेट 15 हो जाएगा। तो ये थी पीजीबीपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट और है कैपिटल गेन। वैसे तो मैं ये बातें बता चुका हूँ, कैपिटल गेन में CII ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920 आ चुका है, जो कि है 289 न्यू
आप लोगों ने पहले वाला पढ़ा होगा 280, अब आएगा 289, तो 1920 का 289 ये इंडेक्स याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। सेक्शन 194 एन आया था बच्चों, ये बात मैंने फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट से मैंने डिस्कस किया था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1919 एक सेक्शन 194 एन आया जिसमें बताया गया कि जब भी हम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से, मैं एक या 2 अकाउंट से या 3 अकाउंट से, जितने भी मेरे अकाउंट से टोटल मिला के अगर 1 करोड़ से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में मैं विड्रॉ करता हूं, तो गवर्नमेंट कहता है हमसे वो 2% का टीडीएस कटेगा, यानी वो मेरे को पेमेंट्स करते वक्त 2 करोड़ रुपए का मेरा टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? बैंक काटेगा। समझ में आती है बात? अब इसी के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है, ये आई फर्दर क्लैरिफिकेशन। देखो क्या आई, लिमिट जो 1 करोड़ रुपए वो पूरे साल के लिए है कि नहीं? पूरे 1920 के लिए है, एक साल के लिए 1 करोड़। बट ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल कब से हुई? ये देखो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1919, 1/9/19 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई है। और अगर 1/9/19 से एप्लीकेबल हुई है सर 1/9/19 से एप्लीकेबल हुई है, तो यहाँ पर हम एक साल कैसे देखेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा है, लिमिट एक साल के लिए आपको पूरे 1 करोड़ रुपए ही चेक कर दी है। यानी मान लो 1/9/19 से पहले मैं 70 लाख विड्रॉ कर चुका हूं और बाकी का पैसा मैंने विड्रॉ कब किया? 1/9/19 के बाद। तो पूरे साल की लिमिट देखने के लिए 70 लाख तो मैं विड्रॉ कर चुका हूँ। 30 लाख से ज्यादा जैसे ही विड्रॉ किया तो मेरे ऊपर टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी हर पेमेंट पे टीडीएस, मेरे हर विड्रॉल पे टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आती है बात? 1 करोड़ से ज्यादा, तो 1 करोड़ की पूरे साल की लिमिट वैसे ही देखनी है। इज दैट क्लियर? वो 1419 से ही देखनी है। ये क्लैरिफिकेशन आई। फिर इसके बाद अगर किसी ने बोला सर अगर 1 करोड़ से ज्यादा पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं, 1919 से पहले विड्रॉ कर चुके हैं, तो क्या तब भी ये रेट एप्लीकेबल होगा? तो बेटा बिल्कुल होगा। 1919 के बाद से जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे तो टीडीएस रेट कटता रहेगा 2%। समझ में आती है बात? ये दोनों बातें मैंने यहाँ लिख दी है, आपको नोट्स मिल गए होंगे। जिनको नहीं मिले हैं आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा ये पॉइंट्स किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, सीआरएस बोलते हैं इसको, फ्रेंचाइज एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये वो लोग हैं जो ऑपरेटर्स हैं जिनको कैश चाहिए होता है, ऑफिस से बैंक से अकाउंट से पैसा निकालते हैं और बैंक के लिए ही पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, तो पैसा विड्रॉ करते रहते हैं। ये लोग कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज और फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स, एटीएम ऑपरेटर्स जो होते हैं, उनका पैसा निकालना, डिपॉजिट कराना, ये एक बहुत आम बात है। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई साहब आप लोग के लिए एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा भी विड्रॉ करोगे, क्योंकि इनके लिए 1 करोड़ रुपए बहुत आम होगा। बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट होता होगा, विड्रॉ करते होंगे, एटीएम मशीन में डालना, ये सारा काम इनका होता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला इनको, इनके लिए वो 1 करोड़ जो 1 करोड़ वाली लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ प्रूफ होना चाहिए कि ये इसी पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड, commission agent trader operating under agriculture produce market committee registered under any law relating to agriculture produce market of state who as intimated bank or cooperative bank or post office's account number through which he wishes to withdraw cash in excess of 1 crore in previous year with his PAN number। हुआ क्या? हुआ ये कि कमीशन एजेंट ट्रेडर्स बहुत सारे होते हैं जो बैंक से पैसा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो ऑपरेट कर रहे हैं अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग कमेटी इनको क्या बोलती है? मार्केटिंग कमेटी कहती है कि क्रॉप्स की पेमेंट दो फार्मर्स को पैसा देने के बाद आप जाके क्रॉप्स को बेच के आओ और उसके बदले में कमीशन लो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से रिलेटेड जितने भी कमीशन एजेंट्स हैं, इन लोगों का तो कैश विड्रॉ करना बड़ी आम बात होती है, क्योंकि फार्मर्स जो पैसा लेते हैं वो कैश में लेते हैं। तो ये जो एजेंट्स होते हैं बड़े लेवल पे काम करते हैं और बहुत सारे फार्मर्स से सामान खरीदते हैं, क्रॉप्स खरीदते हैं, तो बहुत सारा कैश देना पड़ता है, इसलिए बहुत सारा कैश विड्रॉ भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर इसी पर्पस के लिए वो विड्रॉ कर रहे हैं तो इनके ऊपर टीडीएस वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी ऑथराइज्ड डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइज एजेंट, यानी बैंक का कोई ऑथराइज्ड डीलर या कोई बैंक का फ्रेंचाइज एजेंट के अंदर कवर होता है फुल फ्लेजेड मनी चेंजर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। जो मनी चेंजर होते हैं, जो आपकी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, खरीदने बेचने का, करेंसी एक्सचेंज करने का काम होता है। सर इन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला कि इनका भी विड्रॉ करने का बहुत आम बात है। बैंक से विड्रॉ करते हैं, कैश इंडियन रुपीस में विड्रॉ करते हैं और उसके बाद ये अपने पास इंडियन रुपीस रखते हैं,
क्योंकि लोगों को डॉलर्स पाउंड्स देने होते हैं, रुपीस के बेसिस पे ही देने पड़ते हैं, और कईयों को डॉलर्स देते हैं तो रुपीस हम वापस करते हैं, तो इसीलिए इनके लिए कैश होना एक बहुत जरूरी बात है। तो अगर इनके पास है भी, और ये बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि आरबीआई से लाइसेंस होना चाहिए इनके पास, तो ऐसे केस में टीडीएस का सेक्शन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट जो चैप्टर में अमेंडमेंट आई थी वो आई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के अंदर। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा कि पैन नंबर, आप लोगों ने बजट 2019 में मेरे साथ पढ़ा था कि पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप पैन की जगह आधार नंबर कोट कर सकते हो। सेक्शन 139A में सब सेक्शन 5E आया था जो बताता था कि आप पैन नंबर कोट करने की जगह पर आप आधार नंबर कोट कर सकते हो अगर आपके यहाँ पैन नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि आपने पैन के लिए अप्लाई कर दिया है, ये बात होती थी। बट अमेंडमेंट क्या आई, देखो न्यू रूल आया। न्यू रूल, द पर्सन हैज फिनिश्ड और इंटीमेटेड हिज आधार नंबर इन लिeu ऑफ पैन, अगर कहीं पर भी मैंने आधार नंबर फिनिश कर दिया है पैन की जगह पर, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी पैन है, या फिर आपने अप्लाई कर दिया है पैन के लिए और उसको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई पर्सन, उसके पास ऑलरेडी आधार नंबर है, उसके पास पैन नहीं है, देन ही मे अप्लाई फॉर पैन। अगर वो पैन के लिए अप्लाई करना चाहता है बट उसके पास आधार नंबर है, तो वो आधार नंबर इंफॉर्मेशन दे देगा गवर्नमेंट को, और आधार नंबर देते ही गवर्नमेंट उससे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेगी नहीं, क्योंकि आधार नंबर के वक्त ही आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। समझ में आ रहा है बच्चों? आधार नंबर वालों पर ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, कहा कि यार आधार नंबर तो बहुत जरूरी है ना, आधार नंबर के ऊपर तवज्जो दिया कि आधार नंबर जिनके पास है उनको पैन नंबर जो है, अगर आधार नंबर के बेसिस पर डिक्लेरेशन दे दी है तो आपको पैन नंबर के लिए स्पेशली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप पैन नंबर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और अगर आपके पास आधार नंबर है, तो आप सिर्फ आधार नंबर वहां इंटीमेट कर दो अपने पैन नंबर में, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा आधार नंबर को पहले आपको पता ही होगी, गवर्नमेंट ने निकाला था कि इसको लिंक कराना है आधार नंबर को पैन के साथ, तो वो लिंकिंग की डेट 31 दिसंबर 2019 तक एक्सटेंड हो गई थी। ये बात चलती रही, 31 दिसंबर 2019 तक चलती रही। बट मैं आपको बताऊंगा कि अब बहुत ही आसान है ये लिंकिंग करना। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके पैन नंबर में ही लिंकिंग का एक ऑप्शन आता है, आप वो लिंक कर सकते हो आधार नंबर के साथ, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। तो इतनी सी आरटीपी के अमेंडमेंट्स हैं बच्चों। तो ये आरटीपी के अमेंडमेंट्स, आज जो एक छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ, ये सिर्फ आरटीपी के अमेंडमेंट्स की वीडियो थी, ठीक है। अगली जो वीडियो आने वाली है वो मैं रिविजनरी बनाऊंगा, और वीडियोस बनाऊंगा रिविजनरी पीजीबीपी कैपिटल गेन के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटी सी वीडियो जरूर देखना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।